नमस्कार, मैं ज्योति बाला। आज कक्षा 8वीं की पुस्तक वसंत भाग 3 का प्रथम अध्याय ध्वनि कविता की चर्चा करने जा रही हूँ। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म 11 फरवरी 1896 में हुआ। मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हुई। इस कविता ध्वनि कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से कवि मनुष्यों को जीवन में निराशा न होने की प्रेरणा देता है। मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति को हार नहीं माननी चाहिए। कवि ने अपने उत्साह के माध्यम से फूलों, पत्तियों और कलियों में नवजीवन की कल्पना की है। वे कहते हैं कि ये अंतिम समय नहीं है, अभी तो उनके जीवन रूपी वन में वसंत रूपी खुशियों का आगमन हुआ है। अपने जीवन के इस वसंत काल में वे प्रत्येक कली को हर्ष नचाते हुए, हर्ष में झूमते हुए देखना चाहते हैं। वे वसंत ऋतु में अलसाई कलियों पर अपने सपनों से भरे हाथ को फेर कर उसमें असीम प्रेरणा प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे वे सदा खुश रहें। अर्थात वे मनुष्य के जीवन में जोश और उमंग का संचार करना चाहते हैं। इस कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण है। भाषा सरल और भावपूर्ण है। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया है। इस कविता में कवि का आशावादी दृष्टिकोण है, इसलिए वह जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहता है। तो अब आइए हम अपनी कविता प्रारंभ करते हैं। ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ पर अंत का मतलब है समाप्त। मृदुल कोमल, वसंत फूल खिलने की ऋतु। यहाँ पर कवि प्रकृति के चित्रण के द्वारा नई युवाओं की पीढ़ियों को समझाना चाहते हैं कि वह अपने आलस्य को छोड़ें और नए उत्साह, साहस और जोश के साथ जीवन का आनंद लें। ये उद्देश्य कवि का है। वह युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहते हैं। प्रकृति ने फूलों की भरमार है और उनकी सुंदरता और खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। अभी इस समय का अंत नहीं होना है, अभी वसंत ऋतु का अंत नहीं होना है। कवि कहते हैं कि ये वसंत उनके जीवन में अभी अभी तो आया है, अर्थात जीवन में उत्साह और जोश की भरपूर क्षमता है। अभी कुछ दिन ठहरेगा, अभी इसका अंत नहीं होगा। और कहते हैं कि अभी इस चीज़ का अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो जीवन में फूलों की भरमार आई है, वसंत ऋतु खिली है, नए नए पत्ते आए हैं, नई नई कलियां फूट रही हैं, जिन्हें अभी फूल बनना है। इसी प्रकार से युवा पीढ़ी को जागरूक करने का उन्होंने संकल्प लिया है। अगला काव्यांश है हमारा हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। इसमें इन शब्दों का अर्थ ये है। पात का मतलब है पत्ते, गात का मतलब शरीर, निंद्रित सोया हुआ, प्रत्यूष प्रातःकाल। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि वसंत में डालियाँ, कलियाँ और छोटे पौधे सभी कोमल होते हैं। कवि ने लिखा है कि वह अपने सपनों जैसे मुलायम हाथों से नींद में डूबी हुई कलियों को जगाने की कोशिश करेंगे। इससे जब फूल खिलते हैं तो वह एक नए सवेरे का प्रारंभ होता है। वह अलसाई हुई कलियों को जगाना चाहते हैं, जो कि और उन पर अपने हाथ फेरना चाहते हैं, अर्थात वे
जो नवयुवक हैं, जो अलसाए हुए हैं, जिन्होंने अभी अभी युवा में कदम रखा है और जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको आलस्य छोड़ने के लिए प्रेरणा देते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। जब वसंत ऋतु आती है तो पेड़ों से पुराने पत्ते हट जाते हैं और उन डालियों पर नए नए कोमल कोमल पत्ते आते हैं, जिससे कि वो पेड़ बहुत ही देखने में सुंदर प्रतीत होते हैं। अगला काव्यांश हमारा ये है कि पुष्प पुष्प से तंद्र आलस्य खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत हर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसमें कुछ शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। पुष्प का मतलब फूल, तंद्र आलस्य नींद में अलसाया हुआ, लालसा लालच, नव नए, अमृत सुधा, हर्ष खुशी के साथ, सींच सिंचाई करना, द्वार दरवाज़ा, अनंत जिसका कभी भी अंत ना हो, अंत खत्म होना। इन पंक्तियों का भावार्थ ये है कि कवि इन पंक्तियों में वसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए हुए अलसाए फूल रूपी उदास लोगों से आलस्य और उदासी बाहर निकाल देने की बात कर रहा है। वो इन सभी लोगों को नया जीवन देना चाहता है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं हर पुष्प से आलस्य व उदासी खींचकर उनमें नया जीवन का अमृत भर दूंगा। कवि कहना चाहते हैं कि मैं सोए हुए फूलों यानी निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा दूंगा, फिर वो कभी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर पाएंगे। कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो उसे मनचाहा लक्ष्य मिलेगा और इस आनंद का कभी अंत नहीं होगा। इस प्रकार कवि कहते हैं कि जब तक वो थके हारे लोगों और युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे, तब तक उनका अंत होना असंभव है, उनका अंत नहीं होगा। इस कविता पे आधारित हमारे कुछ प्रश्न हैं जो इस प्रकार हैं। ऋतुओं का राजा किसे कहा जाता है? ऋतुओं का राजा वसंत ऋतु को कहा जाता है। वसंत ऋतु के आने पर सर्दी का मौसम समाप्त हो जाता है और सर्दी जो रहती है वो हल्की हल्की सर्दी रहती है। पेड़ हरे हरे और मुलायम मुलायम पत्तों से लद जाते हैं, सूखे पत्ते झड़ जाते हैं, खेतों में सरसों फूलने लगती है, सरसों पर पीले पीले फूल दिखाई देने लगते हैं, आम के पेड़ों पर बौर आने लगता है और इस तरीके से चारों तरफ का जो माहौल है बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। इस ऋतु को सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना जाता है क्योंकि इसमें हमेशा ही मन उत्साहित रहता है। अगला प्रश्न है कि कवि फूलों को किससे खींचना चाहता है? तो उत्तर है कवि फूलों से तंद्रालस्य खींचना चाहता है, उनको जगाना चाहता है। अगला प्रश्न है हमारा, कवि के जीवन में अभी अभी क्या आया है? तो उत्तर है कवि के जीवन में अभी अभी वसंत आया है, उसके जीवन में अभी अभी खुशियाँ आई हैं। तो ये वसंत रूपी खुशियों को वो नहीं छोड़ना चाहता है और वह चाहता है कि वह उन खुशियों को जिए, इसलिए वह कहता है कि मेरा अभी अंत नहीं होगा, मुझे अपने जीवन में अभी बहुत कार्य करने हैं। इसी के साथ हमारी ये कविता समाप्त होती है और मुझे आशा है कि आपको ये कविता अच्छे से समझ आ जाएगी। इसमें कुछ हमने प्रश्न दिए हुए हैं जो कि आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं और अगर कुछ पूछना है या समझ नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता दें और उसकी जानकारी मुझे अवश्य दें। धन्यवाद।